साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद कृष्णा। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो न केवल हर भारतीय करदाता के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि 2025 का केंद्रीय बजट जल्द ही पेश होने वाला है और इसके साथ ही 15 लाख रुपए तक की आय पर कर राहत की संभावनाएं चर्चा पर बनी हुई। ये कदम मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत प्रदान करने और देश में उपभोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा प्रयास हो सकता है। आज के इस व्याख्यान में हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इस प्रस्ताव के तहत राहत के पीछे की वजह और इसका उद्देश्य क्या है, नई और पुरानी कर व्यवस्था के बीच का अंतर और उनके लाभ हानि, मध्यम वर्ग पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उनकी जीवन शैली में क्या संभावनाएं बदलेंगी, अर्थव्यवस्था पर इसके दीर्घकालीन प्रभाव और अंत में इस कदम की चुनौतियों और संभावनाओं पर क्या समाधान हो सकता है। यह विषय न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे सरकारी नीतियां आम नागरिकों के जीवन को प्रभावित करती हैं। हमारा उद्देश्य न केवल इस नीति को समझना है, बल्कि यह भी देखना है कि हमारे समाज और अर्थव्यवस्था में कितना प्रभावित हो सकता है। तो चलिए इस महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत करते हैं और इस ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है कि सालाना 15 लाख तक कमाने वालों को मिलेगी इनकम टैक्स से छूट। बजट में हो सकता है ऐलान। क्या है सरकार का प्लान? आखिर सरकार का प्लान क्या है, इसको समझने की जरूरत है। देखिए, अगर हम बजट की बात करें, आखिर प्लान क्या है, तो 2025 का जो केंद्रीय बजट है उसका निर्णायक मोड़ यह हो सकता है जी 15 लाख तक की आय पर कर में राहत प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य हो सकता है। उद्देश्य क्या है कि मध्यम वर्ग को इससे राहत मिलेगी, खपत में वृद्धि होगी और आर्थिक सुधार को इससे प्रोत्साहन मिलेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की हालिया चुनौतियों को अगर देखा जाए तो सबसे महंगा बिंदु उठा हुआ है महंगाई, उपभोक्ताओं में गिरावट। दूसरा, वैश्विक मंदी का इसका सीधा सीधा प्रभाव। कर राहत से जीवन यापन की बढ़ती लागत से जूझ रहे नागरिकों को राहत मिलने की यहां पर सीधी सीधी उम्मीद दिखाई देती है। अगर यह होता है तो महंगाई, उपभोग में गिरावट और वैश्विक मंदी पर क्या प्रभाव होगा यह दिखाई देता है। अगर हम वर्तमान आयकर प्रणाली को अगर हम समझते हैं तो पुरानी कर प्रणाली का अगर देखें तो उसमें 2.5 लाख तक आयकर मुक्त था। 2.5 से 5 लाख तक होता था तो 5%, और 5 से 10 लाख के बीच में 20%, और 10 लाख से अधिक होने पर 30% दिखाई देता। जबकि नई कर प्रणाली की अगर हम बात करते हैं तो 3 लाख तक आयकर मुक्त है, 3 से 6 लाख तक आपका 5% है, 6 से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 15%, 12 से 15 20%, और 15 लाख से अधिक होने पर 30% होगा। जी बिल्कुल, अब आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा कि अगर 15 लाख से अधिक होगा तब क्या होगा। अगर दोनों प्रणालियों का उद्देश्य समझा जाए तो कर प्रक्रिया को सरल बनाना है, टैक्स पेयर्स को अधिक विकल्प देने की उम्मीद दी जा रही है। जितने ज्यादा विकल्प होंगे टैक्स बढ़ने की संभावना बढ़ेगी। दोस्तों, अगर हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, हमारा यूपी पीसीएस का आरओ का बैच चल रहा है। आज हम आपके लिए खास घोषणा भी कर रहे हैं। विजय पथ बैच यूपीएससी आरओ 2025 का यह बैच खास तौर पर उन छात्रों के लिए तैयार किया गया है यह यूपी पीसीएस आरओ 2025 की तैयारी कर रहे हैं। हर विषय का विस्तृत और सटीक अध्ययन यहां पर किया जाएगा। रोजाना लाइव क्लास जो हर दिन रात 9 बजे शुरू होती है। डिटेल नोट्स, प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। दोस्तों, विशेषज्ञ के तौर पर मैं यहां पर आपको तैयारी कराऊंगा। दोस्तों, आज ही इस बैच में शामिल हो, मात्र 1999 रुपए। तो आइए बैच के साथ जुड़िए और अपने सपने को साकार कीजिए। अगर हम टैक्स को और आगे लेके चलते हैं तो प्रस्तावित बदलाव और इसके लाभ को भी समझने की जरूरत है कि आखिर इसमें बदलाव क्या क्या। भाई 2025 में 15 लाख तक की आयकर पर राहत के प्रस्ताव दिखाई देते हैं। कर दरों में कमी दिखाई देगी। कर स्लैब का विस्तार किया गया है। जी, अभी मैंने आपको दिखाया कि कई भागों में इसको डिवाइड किया गया। इसके संभावित लाभ की अगर हम बात करते हैं तो मध्यम वर्ग के लिए अतिरिक्त डिस्पोजल आय के ऑप्शन खुलते हैं। घरेलू खपत में वृद्धि होगी और खुदरा और उपभोक्ता वस्तुओं में प्रोत्साहन के तौर पर देखा जा रहा है। बढ़ती जीवन यापन लागत को भी संतुलित करना इसका मूल उद्देश्य रखा गया है। दोस्तों, अगर हम इसको थोड़ा और समझते हैं तो अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव बदलता हुआ दिखाई देता है। अगर इसके अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखें तो जुलाई सितंबर 2024 में
जीडीपी वृद्धि दर जो थी वो 5.8% तक गिरी। उपभोग में गिरावट और महंगाई इसका मूल कारण रहा। जबकि संभावित प्रभाव अगर हम देखेंगे तो मध्यम वर्ग के हाथ में अधिक पैसा आने से मांग में सुधार होगा, उत्पादन और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। इसके साथ साथ कर राहत से घरेलू बचत और निवेश में बढ़ोतरी की संभावना दिखाई देती है। दोस्तों, अगर हम मध्यम वर्ग की अगर हम बात करते हैं, मध्यम वर्ग के अगर विशेष प्रभाव को समझते हैं तो मध्यम वर्ग भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी है। अगर कुल उपभोक्ता में देखें तो 60% योगदान मध्यम वर्ग का है। 10 से 15 लाख आय वर्ग के लिए विशेष राहत की बात की जाती है। बढ़ती आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की लागत में मदद होती है। उच्च ईएमआई भुगतान करने वालों को राहत मिलेगी। इसके साथ साथ कर प्रणाली की पारदर्शिता में भी सुधार दिखाई देगा। कर अनुपालन में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। दोस्तों, नई प्रणाली की अगर हम बात करते हैं कि नई कर प्रणाली का क्या फायदा होगा, तो सरकार का मूल उद्देश्य क्या है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसके तहत नई कर प्रणाली को लोकप्रिय बनाना मूल उद्देश्य रखा गया। इसके फायदे ये होंगे कि पुरानी प्रणाली की जटिलताओं को समाप्त करना और डिजिटल और पारदर्शिता कर प्रक्रिया को लागू करना। करदाता आधार में वृद्धि होगी और ये आंकड़े बताते हैं कि नई प्रणाली अपनाने वाले करदाताओं की संख्या 2024 में अगर देखा जाए तो 30% की वृद्धि होगी। दोस्तों, आपको एक बात और बताना चाहता हूं, हमारा एक नया बैच भी चल रहा है, यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, ईओ, एओ का। इस बैच की अगर हम बात करें तो यह बैच आपका 2 वर्ष तक वैलिड रहेगा। आप इसके साथ भी जुड़ सकते हैं। 2 साल की वैलिडिटी के साथ रहेगा। 80% डिस्काउंट के साथ मात्र 1999 रुपए में ये कोर्स है। इस कोर्स में भी अगर आप चाहें अपने कैरियर को उच्च दिशा में ले जा सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं राजस्व रणनीति की, बात करते हैं चुनौतियों की, बात करते हैं तो सरकार की रणनीति क्या है? उच्च आय वर्ग से राजस्व प्राप्त करना और कर अनुपालन को प्रोत्साहन करना सरकार की रणनीति है। इसके साथ संभावित चुनौतियों की अगर हम बात करें तो राजस्व घाटे का जोखिम बढ़ता हुआ दिखाई देता है। वित्तीय संसाधनों के पुनः संतुलन की आवश्यकता है और असमानता की बढ़ती भावना यह दिखाई देगी, क्योंकि राजकोषीय घाटे को 6% से कम करना मूल लक्ष्य रखा गया। विशेष तौर पर अगर हम देखें तो सामाजिक और आर्थिक प्रभाव इसका अगर हम देखते हैं, आयकर राहत पर सामाजिक प्रभाव जो दिखाई देगा वो मध्यम वर्ग का सशक्तिकरण होगा, जीवन स्तर में सुधार होगा। इसके साथ साथ आर्थिक लाभ के तौर पर बचत और निवेश में वृद्धि होगी। स्टार्टअप और छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहन मिलेगा। खर्चे की बात करें तो बढ़ी हुई कर आयकर का उपयोग स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश किए जाने की संभावना बढ़ेगी। अगर आपके एग्जाम व्यूज के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इससे कुछ पॉइंट आपके लिए बनते हैं। 2025 का बजट एक संतुलित दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। आयकर में छूट से क्या फायदा होगा, अर्थव्यवस्था को गति, सामाजिक समानता में क्या सुधार होगा, और यूपीएससी तैयार करने वाले बिंदुओं छात्रों के लिए अगर देखा जाए तो भारतीय कर प्रणाली का विकास, आर्थिक सुधार और उनके सामाजिक प्रभाव, इस पर आपके लिए निबंध और सामान्य अध्ययन कर प्रणाली पर विश्लेषण के तौर पर भी आपसे पूछे जाने की संभावना मेंस में बनती है। दोस्तों, अगर हम आते हैं तो 2025 के बजट को अगर हम देखें, 2025 के बजट को देखें तो मध्यम वर्ग के लिए कर राहत की नई उम्मीद यहां दिखाई स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। 15 लाख की आय पर कर राहत को विशेष योगदान दिया है। विश्लेषण के तौर पर देखा जाए 15 लाख तक की आयकर पर राहत की संभावना दिखाई देती है और 2025 का केंद्रीय बजट और मध्यम वर्ग की उम्मीदें दिखाई देती है। आयकर सुधार और भारतीय अर्थव्यवस्था का अगर यहां विश्लेषण करें तो बड़े स्तर पर दिखाई देता है। तो साथियों, आज हमने 2025 के केंद्रीय बजट में प्रस्तावित आयकर राहत पर विस्तार से चर्चा की। 15 लाख तक की आय पर क्या राहत के ये कदम न केवल मध्यम वर्ग को राहत प्रदान करेगा बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में भी एक अहम भूमिका निभाने वाला। यह पल मध्यम वर्गीय परिवारों को आर्थिक वित्तीय स्वतंत्रता देगी, जिससे उनकी बचत बढ़ेगी, उपभोग में वृद्धि होगी। साथ ही नई कर व्यवस्था को प्रोत्साहन देकर सरकार ने सरल और पारदर्शी कर प्रणाली को और कदम बढ़ाया। हालांकि हर नीति के साथ कुछ चुनौतियां भी होती हैं। राजस्व घाटे को पूरा करने और सामाजिक असमानता को कम करने के लिए सरकार को प्रभावी उपाय उठाने होंगे। लेकिन यह स्पष्ट है
ये कर राहत कदम भारतीय मध्यम वर्गीय जीवन शैली को बेहतर बनाने और अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा भरने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास होगा। आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसी नीतियों का विश्लेषण केवल समझने के लिए नहीं, बल्कि देश के विकास में भागीदारी के लिए भी जरूरी। हमें अपने अधिकारों और कर्तव्य दोनों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। आप सभी का इस चर्चा में भाग लेने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई प्रश्न या इस विषय पर और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमें सुझाव दें, संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।